So let us start, students. Yesterday we were discussing, I think, offer and invitation to an offer. I think difference. What is difference between offer and invitation to an offer? Okay, with the help of two or three important case studies. Okay, I hope that was understood. Now, okay, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? देखो, एक बार रिस्पॉन्स दो. हेलो. यस. ओके. स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है सभी को? इधर छोटा रहा, इधर बड़ा रहा. चलेगा बरोबर. अच्छा होता है. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. कल डाउट पूछने का टाइम दिया था मैंने. आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं था. एनीवे, बच्चों, yesterday we discussed two or three cases. One was Harvey versus Fessy, then Macpherson versus Appanna, and the last one I think Harris versus Nickerson. Okay, I think even that point is also discussed. Okay, I think screen पर पॉइंट नंबर 9 के पहले देखो. आई थिंक पॉइंट नंबर 9 के पहले जो है वो आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. ओके, सो any doubt? Okay, okay, so let us start, student. So today we are going to discuss the point number 9. पॉइंट नंबर 9 आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है. आई थिंक ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है. आप इनिशियल स्टार्टिंग का आप ऑफर का लेक्चर याद करोगे तो टाइप्स ऑफ ऑफर में मैंने इमीडिएटली दो टाइप्स ऑफ ऑफर आपको पहले पढ़ाया. टू whom it is made में we have 5 types and how it is made, how the offer is made. मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे. आई होप याद है. एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर. मैंने कहा भी था कि आने वाले लेक्चर में शायद वो आगे हमको मिल भी जाएगा. ओके, तो बच्चे यहाँ पर वापस मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? द ऑफर विच इज गिवन बाय यूजिंग वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन. ओके, और ऑफर बाय कंडक्ट वेयर यू डोंट यूज एनी वर्ड्स बट बाय योर एक्शन. आपके एक्शन डिटरमाइन करेगा कि यू आर गिविंग ऑफर. है ना, आपका हाव भाव, आपका व्यवहार बताएगा सामने वाले को कि आप ऑफर दे रहे हो. ओके, तो दैट इज इम्प्लाइड ऑफर. तो वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी. एंड आपको याद होगा बहुत पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में. याद करो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एग्जांपल लिया था. एंड व्हाट वाज दैट एग्जांपल? याद है आपका? ट्रैफिक सिग्नल पर कार आके रुकना. तो आई थिंक स्क्रीन पे आपके वो केस स्टडी है. आप वो एग्जांपल जरा पढ़ो केस स्टडी. देखो, दो लाइन में है. तो आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इम्प्लाइड ऑफर क्या है समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे देखो, नोट्स में है. A boy starts cleaning the car. A boy starts cleaning the car as it stops on the traffic signal without being asked to do so. This is very important. आपने उसको बोला नहीं लेकिन वो अपने से खुद वो काम करने को चालू कर दिया. ट्रैफिक सिग्नल पर आकर आपका कार क्लीन करने लगा.
In such circumstances, any reasonable man, कोई भी rational person could guess that he expects to be paid for this. Here boy makes an implied offer. यहाँ पर boy makes an implied offer by his act, by his conduct. Getting that? उसने आके कुछ आपको बोला नहीं, कुछ उसने आपसे कोई परमिशन नहीं लिया. He just starts cleaning the car. That means it is implied offer कि मैं ये काम कर रहा हूँ आपके लिए and I am expected to be paid for that. Now if you wish to reject this offer, आप immediately उसको मना कर दीजिए, है ना, कि मत करो ऐसे, तो वो नहीं करेगा. He will go for the next car. बट अगर आपने उसको ये करने के लिए कंटिन्यू किया एंड कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, दैट मीन्स मैं तो यही कहूंगा ना कि इनडायरेक्टली यू एक्सेप्टेड हिज इम्प्लाइड ऑफर. तो कहीं ना कहीं आपके एक्सेप्टेंस ने ये बता दिया कि देयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट ओनली आफ्टर योर एक्सेप्टेंस दैट बिकम्स इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज इट इज स्टिल इम्प्लाइड ऑफर. तो मुझे नहीं लगता यहाँ आप डाउट पूछोगे, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किया था बच्चों. At that time, I was using the word implied contract. Today, I'm using the word implied offer. But it's one and the same. Okay? बच्चों कोई doubt? Yes. Point number 9. There are two types of offer: implied offer, express offer. And the example we are reading is of implied offer. है कि नहीं? Express offer का तो एकदम simple है, you know that. It is example of implied offer. I don't think so कि you will be having doubt here. कोई doubt नहीं. Okay. So let us discuss then continue. Now we have point number 10, जो आई थिंक मैंने कल काफी डिटेल में डिस्कशन किया, ज्यादा टाइम हमारा वहीं गया बच्चों. वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर. कल बहुत सारे बच्चों ने भी, इवन सावियो वगैरह ने भी बोला था कि मेनू वगैरह या प्राइस लिस्ट, ये सब क्या है? ये इनविटेशन टू एन ऑफर है. कोटेशन देना, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर. प्रोस्पेक्टस, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर. बरोबर है. ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट करना, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर. तो yesterday we have discussed this particular point कि what is difference between offer and invitation to an offer. पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने स्पेशली पूरा 1 पेज डेडिकेट किया है बच्चों, अगेन ये आपको क्लियर करने के लिए कि ऑफर इज डिफरेंट पॉइंट एंड इनविटेशन टू एन ऑफर इज डिफरेंट पॉइंट. ओके. एंड बिकॉज मेरे हिसाब से ये ज्यादा दिया है उन्होंने एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे इसको बार बार पढ़े, तो यहाँ से मार्क्स क्वेश्चन पूछने के चांसेस बच्चों ज्यादा बढ़ जाते हैं. हो सकता है सीए स्टूडेंट्स को आ जाए एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर. ओके. एनीवे, लेट अस रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. मुझे लगता है ये नोट्स वापस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए. तो बच्चों पॉइंट नंबर 10 आप देख रहे हो स्क्रीन पर. व्हाट इज इनविटेशन टू एन ऑफर? तो उसने सबसे पहले पॉइंट नंबर 10 की हेडिंग क्या लिखी है देखो. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. बराबर है. जैसे कि मेनू, मेनू इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस. कोटेशन देते हैं, घर पे कोई कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर उसको बोलते हैं कि हमको घर का ये काम कराना है, आप कोटेशन दो. तो वो कोटेशन यानी प्राइस कोट करता है कि ये काम मैं इतने में करने को तैयार हूं. तो दैट डजंट मीन कि वो ऑफर है. आप कोटेशन पढ़ो एंड देन यू गिव हिम ऑफर टू डू दैट वर्क और नॉट. तो यू ऑलवेज रिमेम्बर, कोई अगर आपको प्राइस की जानकारी दे रहा है, दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन इज गिविंग एन ऑफर. वो आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके. आपने प्राइस के बारे में पूछा तो प्राइस बता रहा है वो आपको. दैट डजंट मीन ही हैज ऑफर टू सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स. सो कल का ये ऑलमोस्ट डिस्कशन आपके सामने आने वाला है. सम सेम एग्जांपल्स विल कम.
बट आई थिंक 5 मिनट देकर इसको रीड करना चाहिए हमको. ओके, तो क्या लिखा है बच्चों, देखो. व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर. Okay, an offer is definite and capable of converting an intention into contract. That is true. कि बच्चों ऑफर का मतलब क्या हमें मालूम है. हम एक इंटेंशन के साथ अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं, ये इंटेंशन के साथ कि सामने वाला है ना कन्विंस हो जाए हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तब हम उसको ऑफर कहते हैं एक्चुअली. जस्ट बाय गिविंग एन इंफॉर्मेशन डजंट मीन कि आपने ऑफर दिया है. ऑफर का मतलब क्या, व्हेन यू आर हैविंग इंटेंशन to enter into legal obligation. Okay, to create legal obligation rather than using the word enter into legal obligation. Whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer. ऑफर से पहले ऑफर की सर्कुलेशन. इसलिए बच्चों कभी कभी एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफर पहले आएगा कि इनविटेशन टू एन ऑफर पहले आएगा. टाइप करो, ऑफर आएगा पहले कि पहले इनविटेशन टू एन ऑफर आएगा? पहले इनविटेशन टू ऑफर आएगा ना बच्चों, फिर उसके बेसिस पर फिर ऑफर होगा. हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ऑफर आया एंड बाद में इनविटेशन टू एन ऑफर आया. सो ये मिस्टेक हो जाएगा. तो आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ओके, सो वेयर एज एन इनविटेशन टू एन ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर. ओके, फिर उसका और उन्होंने मीनिंग कैसे दिया है देखो. इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रीसीड्स डेफिनेट ऑफर. इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स. सामने वाले को जब हम कहते हैं ना हमने इनविटेशन टू ऑफर दिया है, तो इसका मतलब आप सामने वाले को कहीं ना कहीं ऑफर देने के लिए ऑफर दे रहे हो कि देखो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, यू कम एंड गिव अस ऑफर. सो दैट इज फॉर दैट दे हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट. इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रीसीड्स डेफिनेट ऑफर. बच्चों प्रीसीड्स मतलब क्या, पहले आना कि बाद में आना? तो पहले आना. डेफिनेट ऑफर के पहले ये होगा, प्रीसीड्स डेफिनेट ऑफर. ओके, एन इनविटेशन टू एन ऑफर इज एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर. प्रीसीडेंट मतलब पहले. ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड. प्रीसीडेंट मतलब बिफोर. एंटीसीडेंट आपने सुना होगा वर्ड एंटीसीडेंट, बाद में. पहले दैट इज प्रीसीडेंट, बाद में एंटीसीडेंट. ओके, तो ये सब शब्द का मीनिंग आपको क्लियर रहना चाहिए. An acceptance of an invitation to an offer does not result in contract. That is what we have seen in Hyderabad case, okay, where the person after reading advertisement of an auction in newspaper comes to Mumbai to attend that auction and he finds that auction has been cancelled. तो इसका मतलब he has not accepted any offer, he has only accepted an invitation to an offer. Okay, and that doesn't result into contract, and that is what he didn't get any legal remedy to file a suit on auctioneer or principal person. I hope you get that point. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बच्चों ये पॉइंट के लिए, क्योंकि we have already discussed this. Okay, acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract, and only an offer emerges in the process of negotiation. इनविटेशन टू एन ऑफर को जिसको हम आप बोलते हैं ना, एक प्रकार से बार्गेनिंग टाइप होती है, नेगोशिएशन टाइप होती है, जिसका फाइनल आउटकम ये होता है कि वहां से ऑफर आती है, फिर नहीं भी आ सकती है. गेटिंग दैट? नाउ व्हेन पर्सन एडवर्टाइजेस, आ गया देखो बच्चों, हमने कल ही पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट करना डजंट मीन गिविंग ऑफर, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू एन ऑफर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है. ओके, जस्ट लेट अस गो थ्रू. When a person advertises that he has a stock of books to sell or house to let. हाउस टू लेट मतलब भाड़े पर देना, रेंट पे देना.
लेट मतलब नॉट टू सेल, हाँ बच्चों, लेट मतलब रेंट पर देना. So any person advertises in newspaper that he has some particular stock of books to sell, or he has a house and he is interested in letting out that house. There is no offer to be bound by any contract. इसमें कोई ऑफर नहीं है. एडवर्टाइजमेंट करना इज जस्ट एन इनविटेशन टू एन ऑफर. एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि आप आइए एंड फिर हमसे नेगोशिएट कीजिए एंड फिर आगे का देखते हैं हम लोग क्या करना है. तो सच एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर्स टू नेगोशिएट ऑफर्स टू रिसीव ऑफर. व्हाट अ स्टेटमेंट. देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूज करे ये लाइन. सच एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर्स टू नेगोशिएट ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स. That is why yesterday I used the word invitation to an offer is nothing but offer to receive offer. So in order to ascertain whether particular statement amounts to an offer or an invitation to an offer, बच्चों ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट चल रहा होगा. मुझे लगता है ऐसा कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है डाउट चल रहा होगा कि सर हमें कब पता चलेगा कि सामने वाले ने ऑफर दिया है कि इट इज इनविटेशन टू ऑफर. है ना, हमें कैसे आइडिया आएगी उसकी. आई होप कुछ बच्चों को जरूर ये माइंड में डाउट चल रहा होगा. बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर कल से डिस्कस कर रहे हैं ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर, हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला ऑफर दे रहा है कि सामने वाला इनवाइट कर रहा है ऑफर के लिए. तो बच्चों मैं तो इसके लिए वापस वही कहूंगा, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज हु इज मेकिंग सच टाइप ऑफ ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर. वो बोलता क्या है उस वक्त, उसका वो बोलने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है. वो इंटेंशन उसके स्टेटमेंट से पता चलेगा कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है ना आपको, जो बोल रहा है, जैसा मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे स्टेटमेंट में आपको क्या इंटेंशन नजर आ रहा है. दैट इंटेंशन विल डिसाइड वेदर आई एम गिविंग ऑफर टू यू और वेदर आई एम जस्ट गिविंग एन इनविटेशन टू ऑफर. थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है बच्चों ये, बट आई सेड ना कि हर केस के लिए फैक्ट्स अलग अलग होते हैं. ओके, देखने का नजरिया अलग अलग होता है. तो मैंने कहा ना कि उस वक्त पार्टी जो स्टेटमेंट देती है वो स्टेटमेंट के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है. दैट इंटेंशन विल डिसाइड whether person is giving offer or just inviting for the offer. So I think we read that point, very important point. हाँ बच्चों, इन्होंने बहुत ही पैराग्राफ में ले लिया, बट मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. In order to ascertain whether particular statement amounts to an offer or invitation to an offer, the test would be, कैसे पता चलेगा, the test would be intention with which such statement is made. यही मैं बोल रहा था. देखो, the test would be, आप अगर नोटबुक लेके रखे हो तो बच्चों ये लाइन जरा लिख के रखना. the test would be intention with which such statement is made. Does the person who made the statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act? जब मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट देने के पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि आप इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट करो, बरोबर है, या मेरा इंटेंशन था कि नहीं इमीडिएटली एक्सेप्ट मत करो, इसके आगे भी कुछ और फर्दर एक्ट्स हैं. अब मैंने एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर में, तो इसका मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना काफी नहीं है. इसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर मेरे पास आएंगे, नेगोशिएट करेंगे, फर्दर एक्ट हुआ वहां, और ये एक्ट के साथ साथ और भी एक फर्दर एक्ट हो रहा है, होने वाला है. तो समझ जाने का, जहां फर्दर एक्ट और पॉसिबल है वहां पर मैंने ऑफर नहीं दिया आपको, इट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू एन ऑफर. लेकिन जहां पर एज सुन एज यू गिव द स्टेटमेंट
एंड सामने वाला स्टेटमेंट पढ़कर इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है एंड वहां और कोई फर्दर एक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपने उसको ऑफर दिया था एंड दैट पर्सन हैज इमीडिएटली एक्सेप्टेड दैट ऑफर। ओके बच्चों, तो आई थिंक द पैराग्राफ विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, थोड़ा लैंग्वेज भी हाई है इसका, बट मुझे लगता है कल का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ऑल्सो। अभी ये पैराग्राफ मैं कल डायरेक्टली पढ़ता तो बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते। ओके, तो आई होप ये पैराग्राफ जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, क्लिक हुआ सबको, जरा देखो। एंड नाउ एग्जांपल, द प्राइस लिस्ट, कल भी हमने डिस्कस किया था बच्चों, प्राइस लिस्ट, मेनू, कोटेशन। द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टन गुड्स on listed prices. It is an invitation to an offer. It is just an invitation to an offer. That's all. So I think मुझे लग रहा है कि ये पैराग्राफ भी क्लियर है। And now we have another paragraph on the screen after that example. Okay, अब आप अगर देख रहे हो, एक और पैराग्राफ आपके सामने आ गया, देखो। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि ये पैराग्राफ को आप रीड करो। ओके, मैं आपको दो से 3 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि कल जिन्होंने लेक्चर मेरा सुना है, कल जितने बच्चे लेक्चर को प्रेजेंट थे, 80% लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। अगर 80% लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो खुश हो जाने का कि आपको लैंग्वेज, लॉ का लैंग्वेज समझ में आ रहा है। तो बच्चों जरा रीड करो पूरा एक बार, 2 मिनट ले लो। एंड कहीं पर भी कोई डाउट है तो डाउट पूछेंगे। ओके, तो मैं 2 मिनट बाद आपसे बात करता हूँ। अभी सभी लोग पढ़ो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
यस स्टूडेंट, रिस्पांस दो। पढ़े सब लोग? सबको टाइम दिया था मैंने। एंड इस पूरे पैराग्राफ में इंक्लूडिंग दैट लास्ट 4 एग्जांपल्स, आई थिंक 3 ही नजर आ रहे होंगे, अभी चौथा भी आ गया, देखो, कोटेशन ऑफ प्राइस। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है एंड उनको लग रहा है कि कोई डाउट है, तो बच्चों आप डाउट पूछ सकते हैं, बट कल का लेक्चर माइंड में रखते हुए पढ़ा होगा तो आई एम वेरी श्योर सभी बच्चों को अभी ये समझ में आ रहा होगा। यही आपको करना है बच्चों, आगे जब आप आगे के लेक्चर्स के लिए जाएंगे, यानी कि सीए का नेक्स्ट स्टेप एंड सीएस का नेक्स्ट स्टेप, तो लॉ की किताबें आएंगी आपके सामने, तो हर एक टीचर वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाएगा, आपको याद रखना। तो बहुत सारी चीजें ना आपको पढ़कर खुद समझनी होंगी, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, है ना, कि लॉ की लैंग्वेज जब हमारे सामने आएगी तो उसको पढ़कर उसको कैसे सिंपल करना है नोट्स को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, डाउट किसी का नहीं आ रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे, तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। यू हैव टू रिमेम्बर एग्जाम तक कि डिफरेंस क्या है ऑफर, अपना मेन ऑफर वर्ड में, एन इनविटेशन टू एन ऑफर। 1 to 2 marks is expected in MCQs, CS students. And CS student, याद रखना, it may come for distinguish between offer and invitation to an offer, or they may give some case study, case law based on invitation to an offer है कि offer है पहचानने के लिए, and you have to comment on that. Abide means follow. Okay, you have to follow. रितेश, फॉलो करना कुछ। ओके, फॉलो करना। और किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो बच्चों हम आगे बढ़े। देखो, एक दो लोग रिस्पांस दो, आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा वक्त दिया था, हाँ। सैवियो का डाउट है, इफ दे आस्क द डिफरेंस देन राइट इन टेबल फॉर्म और पैराग्राफ फॉर्म, एनीथिंग जो आपको सिंपल लगे कि आप कैसे एक्सप्रेस पर करोगे आपका आंसर। आप अगर उसको पैराग्राफ वाइज प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो गिविंग एग्जांपल्स, तो दैट विल बी मोर बेटर, दैट विल बी मोर बेटर, आई सेड। Okay, because sometimes you have to give you an example to explain what is your point. So according to me, ऐसे ही जब आएंगे ना, स्पेशली ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर टाइप क्वेश्चन, तो बेटर इट यू हैव टू राइट द आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म, अकॉर्डिंग टू मी। बच्चों, नाउ नेक्स्ट डाउट इज, सर सेकंड लाइन समझाओ, सेकंड लाइन क्या है वह? अच्छा, in terms of section 2A of the act, an offer is an final expression of willingness by the offerer to be bound by offer should the other party chooses to accept it. On the other hand, offer made with intention to negotiate. I think the second line is nothing but the definition of offer. बच्चों, when I give you any information, okay, ये intention से कि आप उसको हाँ या ना बोलो, तो इसका मतलब I have made an offer. Is that okay with everyone? ऑफर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों, ऑफर का मतलब इट इज वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जब मैं अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करता हूं ये इंटेंशन के साथ कि आप या तो हाँ बोलो या ना बोलो, आइदर यू एक्सेप्ट माय ऑफर और रिजेक्ट माय ऑफर। ओके, and next, on the other hand, offer made with intention, that is nothing but the definition of invitation to an offer. जब इनविटेशन टू एडवर्टाइजमेंट करना भी also one form of offer, but that is not actual offer, that is just offer to invite offer. Is that okay? So that is nothing but the, again they have given the meaning, what is offer and what is invitation to an offer. Is that clear, student? Okay,
और कुछ डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। एनीवे, प्लान्स क्लियर है ये? That is just a meaning given, offer an invitation to an offer. Okay. Yes, any other doubt, students? चलो आगे बढ़े, एक दो लोग रिस्पॉन्स दो। आवाज आ रही मेरी? आगे बढ़े। Okay. Yes. So, बच्चों, this is all about offer, invitation to an offer. Okay, types of offer. यानी ऑफर प्रपोजल को लेकर लीगली आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया। ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर का दूसरा साइड, एक्सेप्टेंस। ओके, ऐसा कॉइन हैज टू साइड्स, सेम वे an agreement has two sides. We can't say the agreement is complete without offer only. It has to be accepted. Then only we say it is an agreement. ओके, तो बच्चे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट हाउ द ऑफर इज मेड। दैट इज एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लॉयड ऑफर का डायग्राम है, चार्ट है। ओके, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ ऑफर, इम्प्लॉयड ऑफर एंड एक्सप्रेस ऑफर, बस उसी के बारे में है। नाउ लेट अस डिस्कस द वर्ड एक्सेप्टेंस। बच्चों, इफ यू कैन रिमेम्बर माय फर्स्ट लेक्चर, थोड़ा बहुत अगर आप रीडिंग कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो इन माय फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आई हैव डिस्कस्ड थ्री इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। याद होगा तो, कॉन्ट्रैक्ट, 2 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमने इसमें से एक वर्ड बाहर निकाला, एग्रीमेंट। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? क्या डिस्कस किया था एग्रीमेंट के डेफिनेशन में, किसी को याद है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, याद आया? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other. Yes, that is called an agreement. एंड फिर एग्रीमेंट के डेफिनेशन से हमने और एक वर्ड निकाला था बाहर, प्रॉमिस। बहुत बच्चों ने टाइप किया है। यस, यू आर राइट। उत्कर्ष, उत्कर्षा, एड्रियन, सभी का आंसर करेक्ट है। देन बच्चों, प्रॉमिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, याद करो। एग्रीमेंट वर्ड से हमने प्रॉमिस वर्ड बाहर निकाला। तो प्रॉमिस के बारे में मैंने कहा था, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, याद होगा तो। यस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो बच्चों, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, उसी वक्त उसके साथ एक और स्टेटमेंट था कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस, उसी का डेफिनेशन वहां पर दिया गया था प्रॉमिस में। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल मतलब ऑफर, signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes promise. यही डेफिनेशन वहां पर भी था बच्चों, मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो, है कि नहीं? ऑफर का मतलब क्या कि मैं मेरा विलिंगनेस आपके सामने रखता हूं विथ एन इंटेंशन टू गेटिंग एसेंट ऑफ अदर पर्सन। आपका मैं एसेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एंगल, आपने अपना एसेंट दे दिया, मेरे प्रपोजल को आपने अपना एसेंट, कंसेंट सिग्निफाई कर दिया। जब आपने मेरे प्रपोजल को अपना कंसेंट दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, एंड हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया। हमने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया। जब एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई। लीगल ऑब्लिगेशन आ गई, इसका मतलब दोनों पार्टियों को अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। ओके,
दिस इज व्हाट वी से कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया ना, हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज वी आर हैविंग द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो बच्चों, मेरे दिए हुए ऑफर को जब आप अपना कंसेंट देते हो, एसेंट देते हो, तो हम बोलेंगे कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोल्ड लेटर में आपके सामने है, सेक्शन 2B में लिखा है, देखो। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, हु इज द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाइप करो, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी एक्सेप्टर नहीं लिखेगा। हाँ, ऑफरी, वेरी गुड। दैट मीन्स ऑफरर, ऑफरी को, और ऐसा हम बोल सकते हैं। सो व्हेन द पर्सन, यस एवरीवन हैज राइट आंसर, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto। assent मतलब प्रपोजल को अपना कंसेंट देना, हाँ बोलना, बरोबर है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। ओके, जैसे कि मैंने किसी गर्ल को कहा विल यू मैरी मी, तो ये प्रपोजल था। गर्ल ने कहा यस, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस हो गया इमीडिएटली। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम्स प्रॉमिस। हाँ बच्चों, प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तभी उसको हम प्रॉमिस बोलेंगे, है ना। सबको मालूम है कि लीगली जब आप प्रॉमिस देते हो तो दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, अदरवाइज फिर कोर्ट में आपको ले जाया जा सकता है, कोर्ट में आपके ऊपर केस होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों, अगेन very simple definition we have already discussed in the first lecture only, but at that point of time I was discussing from the angle of promise। मैं ज्यादा एक्सेप्टेंस वर्ड पर ये नहीं कर रहा था, एंड अल्टीमेटली फिर हमने मैथमेटिक्स एक इक्वेशन बनाया था, देखो। एग्रीमेंट इज मेड अप ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, याद होगा तो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो बच्चों, वो ऑफर तो हमने अभी डिस्कस किया, अभी एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव अराइज टू एन एग्रीमेंट, एंड उस एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल कर दिया जाए बाय लॉ तो दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लेट अस एनालाइज द अबाउट डेफिनेशन नाउ। दो चार पॉइंट्स हैं, घुमा फिरा के वापस जो उनको बोलना है वही सब है विथ एग्जांपल। लेट अस रीड दैट। क्या लिखा है देखो, एनालिसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, when the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B for rupees 2 lakhs, here the proposal is made to B। कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया देखो उन्होंने। इसका मतलब बच्चों, ए यहां पर कौन हो गया? ऑफरर, एंड बी कौन हो गया? ऑफरी। अब ए ने कार सेल करने का ऑफर बी को दे दिया, का ए ने अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस कर दिया टू सेल द कार, ये इंटेंशन से कि बी या तो हाँ बोले या तो ना बोले। सेकंड पॉइंट देखो, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? बी, इन द अबव एग्जांपल। एंड इफ बी सिग्निफाइज हिज असेंट, अगर बी ने अपना कंसर्ट सिग्निफाई किया मतलब ए को बताया कि हाँ आई एक्सेप्ट, मैं तैयार हूं आपका कार खरीदने को, अगर ये जानकारी बी ने ए को दी तो समझ जाने का बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इन अदर वर्ड्स, इफ बी ग्रांट्स हिज कंसेंट, एसेंट का मतलब क्या? कंसेंट। ऑन हिज अप्रूवल, then we can say that B has signified his as consent on the proposal made by A।
And when B has signified his consent on that proposal, we can say that proposal has been accepted. Accepted proposal becomes promise. Very important line in the fill in the blanks, MCQs. MCQs में कम fill in the blanks में आ सकता है अगर आपको फिलअप्स पूछा तो, ओके, बट हो सकता है MCQs के एंगल से भी पूछा जा सकता है. Accepted proposal becomes promise. Proposal when accepted becomes promise. We have seen that definition. बस वही है बच्चों. तो एनालिसिस भी और कुछ नहीं है, थोड़ा A एंड B के एग्जाम्पल में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है. यानी मैं इसको नहीं भी एक्सप्लेन करता, आप अगर एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं तो भी मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्टेंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो जाता. ओके स्टूडेंट, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई डाउट है. ओके, जरा 30 सेकंड में जरा रिस्पांस दो. यहाँ तक जो मैंने एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस किया, हैव यू एनी डाउट? जरा भी कोई वर्ड कंफ्यूज कर रहा होगा तो पूछो. ओके, ठीक है. आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ तक के डिस्कशन में? इट वाज क्वाइट सिंपल. बहुत बच्चों को ये थोड़ा बहुत याद आ गया होगा रिवीजन जैसा, because we have discussed the definition of promise. That was nothing but the definition of acceptance in my first lecture only. Okay, anyway, बच्चों अभी आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्री के, अब एग्जैक्टली कौन से कंट्री के नाम से ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड, बट ऐसा कुछ क्लियर बात नहीं है. उनके हिसाब से उन्होंने एक्सेप्टेंस को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाया. देखो क्या बनाया इन्होंने. इफ आई आस्क यू व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जस्ट कैजुअली ऐसे एक जनरली क्वेश्चन में पूछो आपसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की रिलेशनशिप क्या है, तो आप बोलेंगे सर ऑफर को जब एक्सेप्ट हम करेंगे तो दैट गिव अराइज टू एग्रीमेंट. दैट गिव अराइज टू एग्रीमेंट. ओके, एन एग्रीमेंट आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इफ वी हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. है ना? आप अपने ओन वर्ड्स में ऐसा मुझे भी लीगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे. बट बच्चों ध्यान से सुनना, मेरे ऑफर को, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने मेरा ऑफर आपको कम्युनिकेट किया, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग माय ऑफर आपने अपना एक्सेप्टेंस मुझे दे दिया. आपने अगर आपका एक्सेप्टेंस मुझे दे दिया तो याद रखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर मैं आप कहेंगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको कोर्ट में केस कर दूंगा. आई विल सू यू, आई विल फाइल सूट ऑन यू. तो बच्चों वो क्या कहना चाहते हैं, ऑफर को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इट गिव अराइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट बिकम्स एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसका मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले सोचो, ठीक से सोचो. एंड एक बार इंटेंशन बना लिया कि एक्सेप्टेंस का, तो एक्सेप्टेंस करने के बाद फिर मत सोचो कैंसिल करने का. आप एक बार आपके हाथ से अगर कोई सामान आपने फेंक दिया तो वापस नहीं आएगा. बस वैसे एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो मैटर खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. गेटिंग दैट? उसी को सर विलियम एंसन ने अपने शब्दों में कैसे समझाया देखो. एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर. उन्होंने उसकी तुलना कैसे की देखो ना. एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वैसे ही है जैसे एक लाइटेड मैच ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए है. समझो एक ट्रेन खड़ी है गन पाउडर को लेकर, एंड वहां आप एक मैच, लाइटेड मैच स्टिक लेके जाते हो, तो आपको लगता नहीं वो एक्सप्लोड कर देगा?
बस उसी से उन्होंने कंपैरिजन किया है। और एक बार एक्सप्लोड हो गया तो आप उसको वापस ये रिवाइव नहीं कर सकते, है कि नहीं? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। मेरे ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग दैट? So acceptance to an offer is what lighted match is to a train of gunpowder। यानी इस पूरे पैराग्राफ में उनको यही बताना है कि once the offer is accepted, आप अपना एक्सेप्टेंस को बाद में रिवोक नहीं कर सकते। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ऑफर दूं तो आई कैन कैंसल माय ऑफर बिफोर योर एक्सेप्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों। अगर मैं ऑफर दूं आपको एंड आपके एक्सेप्टेंस से पहले अगर मैं मेरे ऑफर को वापस ले लूं तो फिर आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट होने का चांस नहीं है। लेकिन मैंने मेरा ऑफर दे दिया, आपको मेरा ऑफर समझ में आ गया एंड आपने मेरे ऑफर को ऑन द स्पॉट, सामने सामने है हम लोग, ऑन द स्पॉट आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो फिर मैं आपको कोर्ट में आपके ऊपर केस कर दूंगा। ओके, सो रिलेशनशिप की, दोनों की रिलेशनशिप क्या है ये बताने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल को जरा समझना है कि कोई गाड़ी या ट्रेन खड़ी है गन पाउडर लेके। गन पाउडर वो है कि जो बोलते हैं ना उसको, फायर के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली एक्सप्लोड कर देगा। सेम वे ऑफर के पास अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप एग्रीमेंट से नहीं चले तो फिर आई हैव द लीगल रेमेडी टू फाइल सूट ऑन यू। ओके बच्चों, तो मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो ये पैराग्राफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, ये आप रीड कर लो। ओके, एंड कोई पैराग्राफ का कोई वर्ड आपको नहीं समझा तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछो। ओके, मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, जस्ट टू क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दे आर गिवन सच टाइप ऑफ एग्जांपल। कभी कभी नहीं कि हम लोग कुछ चीजें समझाने के लिए कभी कोई ऑकवर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर, दैट्स ऑल। अब यहाँ गन पाउडर, ट्रेन, ये सब क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से कोई रिलेशनशिप ही नहीं लगता, बट जस्ट टू पॉइंट को क्लियर करने के लिए। ओके, डाउट है शायद? सर अगर आपने कैंसिल किया तो सामने वाला केस कर सकता है आप पे, हाँ ना? मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो प्रॉमिस हो गया ना बच्चों? ओम, प्रॉमिस हो गया कि नहीं? अब दोनों में से कोई भी अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा, मैंने नहीं किया तो तुम मेरे ऊपर केस कर दो, तुमने नहीं किया अपना प्रॉमिस तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। इसी को तो हम एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कहते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ही यही है बच्चों। ओम, समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं केस कर सकता हूं, मैंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो तुम केस कर सकते हो। ओके, यस प्रिया, दैट इज व्हाट आई सेड कि आई हैव गिवन एन ऑफर एंड बिफोर यू एक्सेप्ट माय ऑफर, बिफोर यू एक्सेप्ट माय और बिफोर यू गिव एक्सेप्टेंस टू माय ऑफर, मेरा दिया हुआ ऑफर मैंने वापस ले लिया। तो इसमें क्या हुआ? मैंने ऑफर दिया बट यू डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। बिफोर योर एक्सेप्टेंस मैंने मेरे ऑफर को वापस ले लिया, रिवोक कर दिया, वापस ले लिया। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज ही नहीं हुआ। प्रिया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, so it is quite possible that before acceptance
offerer can revoke his offer. Try to understand it. But once offer is accepted, neither the offerer nor the acceptor has right to cancel that. अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. तो बच्चों, जैसे हमने आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल ऑफर, आपको याद होगा, उसके बाद हमने लीगल रूल्स पढ़े थे रिगार्डिंग ऑफर, वैलिड ऑफर, याद होगा तो आपको 9 to 10 पॉइंट्स पढ़े हमने. वैसे सेम वे we are going to discuss now what are the legal rules regarding valid acceptance. We have discussed the rules regarding valid offer. Am I right? Now we are going to discuss legal rules regarding valid acceptance. See, मैंने तो वैलिड ऑफर दे दिया, बट मेरे वैलिड ऑफर को आपने एक्सेप्टेंस दिया, बट आपकी एक्सेप्टेंस इनवैलिड थी. So it is not going to give arise to contract. Try to understand. I have given valid offer, but your acceptance was not valid in the eyes of law. So it is never going to arise a valid contract. इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. ओके, तो वैलिड ऑफर के लिए वैलिड एक्सेप्टेंस चाहिए, तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ओके.